देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में पुलिस का कहना है कि बदलापुर के एक स्कूल में 2 बच्चियों से यौन शोषण के मामले के अभियुक्त अक्षय शिंदे की मौत हो गई है। पुलिस का कहना है कि आरोपी अक्षय शिंदे को पुलिस तलोजा अस्पताल ले जा रही थी, तभी उसने बंदूक छीनकर अपनी जान लेने की कोशिश की। पुलिस उपायुक्त संजय जाधव ने मीडिया को बताया कि इसके बाद हुई गोलीबारी में अक्षय शिंदे की मौत हो गई। गोलीबारी के बाद अक्षय शिंदे को कलवा के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल ले जाया गया। वहीं समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक ठाणे पुलिस के अनुसार आरोपी अक्षय शिंदे ने पुलिस का हथियार छीनकर गाड़ी में पुलिस पर फायरिंग की। इसमें पुलिस अधिकारी भी घायल हुए। पुलिस की जवाबी फायरिंग में अक्षय शिंदे को गोली लगी है। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। अब इस सारी घटना पर राजनीति शुरू हो गई है, जहां सत्तारूढ़ गठबंधन का कहना है कि एनकाउंटर होना अच्छी खबर है, तो वहीं विपक्ष इसकी जांच की मांग उठा रहा है। बदलापुर मामले में आरोपी अक्षय शिंदे के एनकाउंटर पर राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बदलापुर मामले में आरोपी की पूर्व पत्नी ने लैंगिक अत्याचार का मामला दर्ज कराया था। इसमें आरोपी को जांच के लिए ले जाया जा रहा था। इस दौरान उसने एक पुलिसकर्मी नीलेश मोरे पर गोली चलाई, जो घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आत्मरक्षा में यह कार्रवाई की। जांच के बाद और जानकारी सामने आएगी। वहीं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी बताया कि आरोपी की पूर्व पत्नी ने यौन शोषण का मामला दर्ज कराया था। पुलिस वारंट लेकर उसे जांच के लिए ले जा रही थी। उसने पुलिस की बंदूक छीनकर पुलिस वालों पर और हवा में भी फायरिंग की। पुलिस ने आत्मरक्षा में उस पर फायरिंग की। उसे अस्पताल ले जाया गया। इसके बारे में डॉक्टर बाद में बताएंगे, लेकिन हमारे पास जो प्रारंभिक जानकारी है उसके अनुसार उसकी मौत हो गई है। फडणवीस ने कहा कि विपक्ष हर बात पर सवाल उठाता है। यही विपक्ष उसे फांसी पर लटकाने की मांग कर रहा था। अगर पुलिस पर गोली चलाई जाती है तो पुलिस अपनी आत्मरक्षा करेगी या नहीं, इस पर कोई मुद्दा बनाना गलत है। आरोपी अक्षय शिंदे के एनकाउंटर पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले के आरोपी की मृत्यु की बातें सामने आ रही हैं। हमारी मांग है कि किसी भी आरोपी को बख्शा ना जाए, ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो। उन्होंने कहा कि सरकार मुख्य अपराधियों को बचाने का प्रयास क्यों कर रही है। न्यायालय इसकी जाँच करे, यह कांग्रेस पार्टी की मांग है। वहीं कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि पुलिस की कहानियां एक के बाद एक बदल रही हैं। पहले कहा गया कि उसने आत्महत्या करने की कोशिश की, फिर कहा गया कि यह एक एनकाउंटर है, फिर कहा गया कि वह पुलिस पर हमला कर रहा था। कांग्रेस नेता ने कहा कि एनकाउंटर किसका होता है? एनकाउंटर आतंकवादियों, अंडरवर्ल्ड के गुनहगारों का होता है। ऐसा लगता है कि शायद पुलिस किसी उच्च पद पर बैठे व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रही है। यह बहुत गंभीर मामला है। मुझे लगता है कि CJI को इस मामले में स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और इस मामले को अपने हाथ में लेना चाहिए। पड़ोसी बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर कहा कि आज ढाका में भारत के उप उच्चायुक्त को सौंपे गए विरोध पत्र के माध्यम से मंत्रालय ने अपनी गंभीर आपत्ति, गहरी पीड़ा और अत्यधिक नाराजगी व्यक्त की है और भारत सरकार से राजनीतिक नेताओं को इस तरह की आपत्तिजनक और अस्वीकार्य टिप्पणी करने से बचने की सलाह देने का आग्रह किया है। बांग्लादेश ने इस बात पर भी जोर दिया कि एक पड़ोसी देश के नागरिकों के खिलाफ जिम्मेदार पदों से आने वाली ऐसी टिप्पणियां दो मित्र देशों के बीच आपसी सम्मान और समझ की भावना को कमज़ोर करती हैं। दरअसल आपको बता दें कि शुक्रवार को झारखंड में एक रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि मैं आपसे अपील करता हूं कि झारखंड में भाजपा को सरकार बनाने दें। हम हर बांग्लादेशी घुसपैठिए को सबक सिखाने के लिए उसे उल्टा लटका देंगे। शाह ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को संरक्षण देने के लिए राज्य सरकार पर निशाना साधा था और कहा था कि वे हमारी बेटियों से शादी कर रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि भाजपा जाति, पंथ या धर्म की नहीं बल्कि न्याय की राजनीति में विश्वास करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सोमवार को न्यूयॉर्क में एक द्विपक्षीय बैठक के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की। बता दें कि पिछले 1 महीने के दौरान दोनों नेताओं की यह दूसरी बैठक है। PM मोदी ने 23 अगस्त को यूक्रेन का दौरा किया था
और रूस यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने और शांति बहाल करने की कोशिश में मदद देने का वादा किया था। पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र की फ्यूचर समिट से अलग एक बैठक में जेलेंस्की से मुलाकात की। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से मुलाकात की जानकारी देते हुए कहा गया है कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रिश्तों पर बात की। उन्होंने यूक्रेन के हालात पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने बातचीत और कूटनीति के जरिए यूक्रेन संकट का हल निकालने में भारत की इच्छा एक बार फिर दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अमेरिका दौरे में संयुक्त राष्ट्र में समिट ऑफ द फ्यूचर कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक तरफ आतंकवाद बड़ा खतरा है तो दूसरी तरफ साइबर खतरे जैसी कई नई चुनौतियां भी हैं। उन्होंने कहा कि मैं जोर देकर कहूंगा कि वैश्विक कार्रवाई वैश्विक महत्वाकांक्षा से मेल खाती हुई होनी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि हमें ऐसी ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस चाहिए जिसमें राष्ट्रीय संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रहे। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक ब्रिज की तरह होना चाहिए, न कि अवरोध की तरह। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के लिए वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर एक समर्पण है और भारत पूरी दुनिया की समृद्धि के लिए मन, जुबान और कर्म से काम करता रहेगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल सोमवार को दामोदर घाटी निगम यानी डीवीसी पर राज्य में बाढ़ की स्थिति को और खराब करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने हाल ही में और पहले भी कम से कम 10 बार केंद्र सरकार से संपर्क किया है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्र डीवीसी का निजीकरण करने की कोशिश कर रही है और चिंता व्यक्त की कि अगर निगम ने और पानी छोड़ा तो बाढ़ की स्थिति और खराब हो सकती है। मुख्यमंत्री ने केंद्र से चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले धन का 1/4 हिस्सा गंगा कार्य योजना और मालदा और आसपास के जिलों में कटाव से निपटने के लिए आवंटित करने का आग्रह किया। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल सोमवार को चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है। इस चरण में 26 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए 239 उम्मीदवार मैदान में हैं और दूसरे चरण का मतदान कल बुधवार को होगा। बता दें कि इन सीटों पर 25.78 लाख वोटर हैं। इनमें 13.12 लाख पुरुष और 12.65 लाख महिला वोटर हैं। थर्ड जेंडर के 53 वोटर हैं। वोटिंग को देखते हुए पूरे जम्मू कश्मीर और पीर पंजाल घाटी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कल सोमवार को पदभार संभाल लिया है, लेकिन आतिशी ने जब सीएम की कुर्सी संभाली तो उनकी कुर्सी के साथ एक और कुर्सी थी जिसे उन्होंने अरविंद केजरीवाल की कुर्सी बताया और कहा कि इस कुर्सी को उनका इंतजार रहेगा। आतिशी ने एक्स पर लिखा कि आज मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाली है। आज मेरे मन में वही व्यथा है जो भरत के मन में थी जब उनके बड़े भाई भगवान राम 14 साल के वनवास पर गए थे और भरत जी को अयोध्या का शासन संभालना पड़ा था। जैसे भरत ने 14 साल भगवान राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, वैसे ही मैं 4 महीने दिल्ली की सरकार चलाऊंगी। अब आतिशी के इसी बयान पर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। आकाश आनंद ने एक्स पर लिखा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर लगाकर अरविंद केजरीवाल का खड़ाऊ रखकर अयोध्या के शासन का सपना देख रही श्रीमती आतिशी की यह तस्वीर गुमराह करने वाली तथा उनके शब्द संविधान की शपथ का उल्लंघन है, क्योंकि उनकी आस्था श्री अरविंद केजरीवाल जी के प्रति ज़्यादा दिख रही है, न कि भारत के संविधान के प्रति। इससे पद की गोपनीयता प्रभावित होगी। बसपा नेता ने कहा कि ये दिल्ली की जनता के साथ धोखा है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि हमारे विपक्ष के नेतागण, खासकर राहुल गांधी को यह समझने की ज़रूरत है कि विपक्ष के नेता के तौर पर उनकी भूमिका सरकार की आलोचना की है, लेकिन यह भूमिका देश के भीतर होनी चाहिए। जब वे देश के बाहर आते हैं तो वे देश के नागरिक हैं। देश का सम्मान बढ़ाने वाली बात ही उन्हें करनी चाहिए। भारत के लोकतंत्र के खिलाफ या भारत के खिलाफ बयानबाजी करना बेहद निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी के अध्यक्ष और भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने बताया कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 जिसे संसद में जेपीसी को भेजा गया था, उसके लिए 3 महीने की समय सीमा दी गई थी।
उसी समय मैंने कहा था कि अगर कोई विधेयक जेपीसी को भेजा जाता है तो सरकार को उम्मीद होती है कि हितधारकों और जेपीसी के सदस्यों के बीच चर्चा होगी और संशोधनों पर उनकी राय ली जाएगी। आज इस पर हमें 1 करोड़ से अधिक ईमेल मिले हैं। अब तक 7 बैठकें हुई हैं जो 7 से 8 घंटे तक चली। काफ़ी हितधारकों को हमने दिल्ली में बुलाया और अब हम खुद कई राज्यों में जाकर हितधारकों के साथ बैठक करेंगे। हम सभी की सहमति से एक व्यापक रिपोर्ट बनाना चाहते हैं ताकि ऐसा विधेयक बनाया जा सके जिसके माध्यम से वक्फ की संपत्तियों का पारदर्शी तरीके से लाभ शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रों और हितधारकों को मिल सके। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किए गए इजरायली हवाई हमलों में अब तक 492 लोगों की मौत हो गई है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि मरने वालों में 35 बच्चे और 58 महिलाएं हैं और इन हमलों में 1645 लोग घायल हुए हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली सेना ने बताया कि इसने हिजबुल्लाह के 1300 ठिकानों पर हमले किए हैं। इजरायली सेना के मुताबिक इस बीच हिजबुल्लाह ने उत्तरी इसराइल में 200 से अधिक रॉकेट दागे जिससे 2 लोग घायल हुए हैं। अब इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच इस संघर्ष को देखते हुए कई देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने को कहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।